नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, आज हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा के बारे में पढ़ेंगे ही, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कहां पर कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं और कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाया जाना बिल्कुल आसान है और ज्यादा से ज्यादा पैदावारी वहां पर होती है। वो सारी चीजें पढ़ेंगे, यानी मृदा के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां पर हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम भारत में मृदा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिट्टी के अध्ययन हम लोग कर लेते हैं कि किस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे पहले एक चीज तो जान लीजिए आप कि जो मृदा का अध्ययन है ना, सबसे पहले तो यही प्रश्न आ जाता है कभी कभी, मिट्टी के अध्ययन को कहते क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। तो मिट्टी किस तरह से निर्मित होती है? सबसे पहले मिट्टी का जो निर्माण प्रोसेस है, जो निर्माण की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, धीरे धीरे चीजें होने वाली हैं। मिट्टी के निर्माण में जो अहम रोल होता है वो होता है चट्टानों का। चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। अब चट्टानें टूटती कैसे हैं? कुछ तरह से टूट सकती है। जैसे चट्टानों में गर्मी की वजह से बहुत गर्मी पड़ती है, इसके बाद उसमें क्या होता है, एक तरह से दरार आता है, टूटती हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ती हैं और धीरे धीरे ये मिट्टी के रूप में बदल जाती हैं। चट्टानों पर दबाव अगर हो जाए, मान लीजिए कोई पेड़ है, भारी पेड़ है, पौधा है, तो चट्टानें क्या होती हैं, क्रिक हो जाती हैं, टूट जाती हैं और उससे मिट्टी का निर्माण होता है। और मुख्य रूप जो है मिट्टी का निर्माण का, वो होता है जल के द्वारा। जो जल होता है वो चट्टानों पर लगातार पहाड़ों से गिरता रहता है। नदियों का मुख्य रूप से जो जल होता है वो चट्टानों पे गिरता रहता है और उसको घिस घिस कर उसमें से थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है निकालती हुई लेके चली जाती है नदियां। और जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने आपके गांव में या क्षेत्र में कहीं पे नल का जो टोटी होता है वो होता है और उसको आप हमेशा खोलते हैं, तो आप देखते हैं जो जहां पे वो जिस पत्थर पे जल लगातार गिरता है वो कहीं ना कहीं वहां पे गड्ढा सा हो जाता है। आखिर वो जो चट्टान था वो गया कहां? वो मिट्टी के रूप में बदल गया और थोड़ा थोड़ा करके धीरे, ऐसा हुआ नहीं कि तुरंत आप खोलेंगे तुरंत जो है वहां पे मिट्टी का वो जगह गड्ढा हो जाएगा। धीरे धीरे हुआ होगा, साल 2 साल में वहां पे गड्ढा हुआ होगा। इसी तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत समय लगता है, धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। और जो जल गिरने से चट्टान टूटती है, उसके बाद उन मिट्टियों को नदियों के द्वारा क्या किया जाता है, मैदानी क्षेत्रों में फैलाया जाता है। बाढ़ के द्वारा यहाँ पर जैसे जो नदियां होती हैं वो उन मिट्टियों को ले आती हैं और बाढ़ की वजह से वो ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो नदियों के पानी में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के रूप में, उसके बाद नदियां सूख जाती हैं तो मिट्टी को साथ नहीं ले आती, जहां तक फैली रहती है वहां पर मिट्टी फैला देती हैं और उसके बाद वो अपने पानी को जो है जब धीरे धीरे सूखने लगती हैं, लेकिन वो मिट्टी जो है वो उन क्षेत्रों में फैल जाता है। तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। और उसके बाद हवाएं जो हैं वो मिट्टियों को, जो नदियों के आसपास में रहता है, उन हवाओं के द्वारा उन मिट्टियों को क्या किया जाता है, दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में लू वगैरह बहुत ज्यादा चलता है, हवाएं चलती हैं तो कितनी धूल उड़ते हैं, वो मिट्टी कहां से आती है? तो इस तरह से मिट्टी का एक तरह से क्या होता है, फैलाव होता है और मिट्टी का निर्माण होता है। अब मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि मिट्टी जो एग्रीकल्चरल, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पूरे विश्व में कृषि होती है, तो किस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए एक तरह से अच्छी होती है, इस हिसाब से हम मिट्टी को कई लेयर में विभाजित कर सकते हैं। तो कई लेयर, यहां पर मिट्टियों को हम कई लेयर में बांट कर यहां पर देखेंगे कि मिट्टियां कितनी लेयर में जो है बटी होती हैं और कृषि के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, एक तो सबसे मिट्टी का जो ऊपरी भाग होती है वहां पे, इसको हम लोग ओ होराइजन कहते हैं। दूसरा लेयर जो होता है इसको ए होराइजन कहा जाता है। इसको जो जितने लेयर में हम लोग बांटते हैं उसको होराइजन कहते हैं। और अगर हम इसको पूरा मिला दें इसे क्या कहेंगे, प्रोफाइल। और इसी जो ए होराइजन है इसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं। और जो दूसरा होता है बी होराइजन, इसको सब सॉइल कहा जाता है। और जो तीसरा सी होराइजन होता है इसको हम लोग बेड सॉइल कहते हैं। और नीचे जो होता है वो रॉक सॉइल यानी पत्थर ही होता है,
देखिए जो ओ होराइजन होता है उसमें मुख्य रूप से कार्बनिक खाद होते हैं। जैसे इसमें जो जीवधारी चीजें होती हैं उनके सड़ने गलने से ये बनता है। जैसे इंसान ही है या पेड़ पौधे, ज्यादातर पेड़ पौधे हैं, गिरते हैं, सड़ते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, गिरती हैं, सड़ती हैं, उसके बाद वहां पर कार्बनिक एक तरह से खादों का निर्माण होता है। इंसान है, इंसान को दफनाया जाता है, वो भी सड़ गल कर एक तरह से क्या करते हैं, यहां पर वो जो ओ होराइजन होता है उसमें मिल जाते हैं। और जैसे कीट है, सांप है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मरते हैं, तो वहां पे एक तरह से मैंने आपको बताया जीवधारियों कि क्या करते हैं, जीवधारियों से बने हुए जो यहाँ पे कार्बनिक खाद होते हैं वो ओ होराइजन में होते हैं। अगर गाय का गोबर जो है वो भी कार्बनिक खाद होता है जो हरे पौधों को खाता है, उसके बाद यानी पौधों के ही द्वारा एक तरह से निर्माण यहाँ पर ओ होराइजन में कार्बनिक खादों का होता है और सबसे उपजाऊ यही होता है। उसके बाद टॉप सॉइल ए होता है। देखिए कोई भी फसल हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, वो जैसे पेड़ पौधे तो बहुत नीचे तक जाते हैं उनकी जड़ें, लेकिन जो फसल होते हैं वो सिर्फ ओ होराइजन यानी जो ओ होराइजन वाली मिट्टी है, लेयर वाली, वहीं पर रहकर वो खुद जो है एक तरह से अपने आप को पाल बढ़ा नहीं सकते, पैदावारी नहीं कर सकते। उनको ए जो टॉप सॉइल है उसका एक तरह से सहारा लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जो ओ होराइजन है वो बहुत कम क्षेत्र में होता है, बहुत कम उसकी मोटाई होती है, उतने में वो पौधे संभल नहीं सकते। उनको ए टॉप सॉइल जो लेयर ए वाला मिट्टी है उसकी एक तरह से मदद लेनी पड़ती है। और आपको पता है कार्बनिक जो खाद होती है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कितने अच्छे खाद होते हैं। आजकल तो आपको पता है यूरिया वगैरह जो आर्टिफिशियल खाद है वो डाले जाते हैं। उससे क्या होता है, जो आजकल अनाज बन रहे हैं, जो खेती के द्वारा जो फसल हो रहे हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं और वही इंसान खा रहा है और उसके बाद बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और इसी वजह से आप समझ रहे हैं जो एज, जीने की एज है वो भी घटती चली जा रही है। बहुत सारे रोग होते हैं, बचपन में ही क्या होते हैं, आंखों में लेंस लगाना पड़ जाता है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लंबाई घटती चली जा रही है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों जो ओ होराइजन होता है उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है। अब एक चीज आप बता दीजिए, प्रश्न पूछा भी गया है कि जो ह्यूमस होता है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा। तो ऑप्शन में अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहां पे आप सीधा सा समझ सकते हो कि जो जंगली क्षेत्र होते हैं वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं और पेड़ पौधों से पत्तियां गिरती हैं, बहुत सारी पत्तियां गिरती हैं, उनके सड़ने से वहां पर कार्बनिक खादों का निर्माण होगा, ह्यूमस ज्यादा होगा। तो इसलिए यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जंगलीय क्षेत्रों में होगा। जंगली जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ह्यूमस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और सबसे उपजाऊ वही होते हैं। और भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं उसमें ह्यूमस की कमी होती है। जैसे भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कहां पर कौन सी मिट्टी होती है, किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी सही होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए जो फसल होते हैं जैसे धान, गेहूं, अरहर वगैरह होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो टॉप सॉइल ए तक आती हैं। यानी ये जो टॉप सॉइल ए है यहाँ पर इसकी जड़ें होती हैं और ह्यूमस यानी ओ होराइजन के द्वारा ये कार्बनिक खादें क्या करती हैं, लेती हैं। और जो हम लोग यूरिया, पोटास, डीडीटी वगैरह, डीएपी वगैरह डालते हैं वो भी कहाँ पर आते हैं, वो भी टॉप सॉइल ए में जो है मिक्स कर जाती हैं और जड़ों के द्वारा वो पेड़ पौधों पे पहुंचती हैं। अगर कहीं पर बागान लगाना है, किसी भी जैसे लीची का बागान लगाना है, नींबू का बागान लगाना है, ये एक तरह से पेड़ हो जाते हैं और इनकी जड़ें जो होती हैं वो बीस यानी सब सॉइल तक आती हैं। बी जो लेयर बी है वहां तक इसकी जड़ें जाती हैं। और जो बैड सॉइल तीसरी यहाँ पर जो लेयर है, सी लेयर, इसमें किसी पेड़ पौधे की जड़ नहीं आती। इसमें एक तरह से मिट्टी भी होते हैं प्लस छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, ये सब मिली होती हैं। और जो रॉक होता है यहाँ पे तो कोई फसल एक तरह से उत्पादित होने की यहाँ पे समझ ही नहीं है, क्योंकि जो ये रॉक वाला होता है ये मुख्यतः किस लिए काम करता है, यहाँ पे जैसे बिल्डिंग वगैरह बनानी है, आपने देखा होगा शहरों में क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, तो उसका जो बेस होता है, जो नीचे खुदाई होती है, वो खुदाई यहीं तक होती है, रॉक सॉइल। क्योंकि जब अगर यहाँ तक नहीं होगा, मान लीजिए अगर बैड सॉइल तक कर दिए, तो उसके बाद जब हम बहुत ऊंची बिल्डिंगें बनाने लगेंगे, कई तल्ले की बिल्डिंग बनाएंगे, तो वहां पे क्या होती है, धंसने की एक तरह से बिल्डिंग जो है धंस सकती है, क्योंकि रॉक सॉइल अगर वहां पर नहीं है, इसलिए उसकी खुदाई होती है, चेक किया जाता है रॉक सॉइल है या नहीं, उस हिसाब से नक्शे को पास किया जाता है। तो रॉक सॉइल ये बिल्डिंगों के बेस को बनाने के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण होता है। और कृषि के लिए मैंने आपको बताया ओ होराइजन की जो मिट्टियां होती हैं प्लस टॉप सॉइल ए का महत्व वहां पर ज्यादा होता है। कृषि यानी खेती के लिए मिट्टी में किस चीज की, कौन सी मिट्टी बहुत अच्छी यहां पर पड़ती है, क्या आवश्यकता पड़ती है। देखिए जो मिट्टी होती है ना, उसमें मेनली क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए,
फास्फोरस और क्या होना चाहिए, पोटेशियम, यानी NPK। अच्छा एक चीज बताइए, जब आपने देखा होगा जब कोई भी बच्चा छोटा रहता है तो उसे अलग खुराक की आवश्यकता होती है, उसे भोजन में अलग खुराक की आवश्यकता होती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे अलग चीजें खाने की आवश्यकता वहां पर पड़ती है। तो जब हम फसलों के बीज को बोते हैं तो NPK नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता, यूरिया की आवश्यकता होती है और पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इसका जो रेशियो होता है जब हम इसको डालते हैं, जब बीज का रोपण करते हैं, बीज बोते हैं, तो इसका रेशियो 1.2:1 होता है। यानी कि आपको सबसे ज्यादा यहां पर क्या करना है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी है जब बीज को बोते हैं। लेकिन जब वो फसल एक तरह से बड़ा हो जाता है उसके बाद उसकी खुराक बदल जाती है। यही नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की का रेशियो जो हो जाएगा वो 4:2:1 हो जाता है। जब फसल बड़ा हो जाता है आप ज्यादातर क्या डालते हैं, वहां पे नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, यानी आप यूरिया को क्या करते हैं, ज्यादा डालते हैं। अब देखिए, अगर खेतों में नाइट्रोजन की कमी को दूर करना है, या तो आप यूरिया डालते रहिए हर वर्ष, या फिर दूसरे या तीसरे वर्ष क्या कीजिए, उसमें दलहन की खेती कर दीजिए, अरहर बो दीजिए या फिर उड़द बो दीजिए। कोई ऐसा फसल, दाल की जो खेती होती है उसको कर दीजिए। उससे आपके नाइट्रोजन, जो आपके खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। क्योंकि दलहन जो फसल होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। वो क्या करता है, हवाओं से नाइट्रोजन को खींचता है और मिट्टी में क्या करता है, मिलाता है। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन की कमी को क्या कर सकते हैं, पूरा वहां पर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मिट्टी के पीएच वैल्यू की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। पीएच, मिट्टी के जो आपके जो खेत की मिट्टी है उसकी पीएच वैल्यू क्या है वो भी बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए आपने सुना होगा, अगर 7 से कम क्या है पीएच वैल्यू है तो वो मृदा कैसी होती है, वो अम्लीय हो जाएगी। अगर 7 से ज्यादा है तो वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय। तो खेती करने के लिए कौन सी मृदा आवश्यक होती है, यहां पे हमें ना अम्लीय ना क्षारीय, दोनों की आवश्यकता नहीं होती, दोनों के बीच में रहे, यानी 6 से लगभग 7.5 के बीच अगर मृदा की पीएच वैल्यू है तो वहां पे खेती अच्छी होती है, फसल अच्छे होते हैं। तो इसके लिए अगर आपके खेत की जो मृदा है वो अम्लीय, यानी आपके खेत की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम ज्यादा हो रही है, मतलब 6 से भी कम हो रही है, तो वहां पे आप चूना पत्थर का छिड़काव करके क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को बराबर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जिस खेत में उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है वहां पे जो चूना पत्थर आता है उसको पीस कर आप छिड़काव अगर कर देंगे तो वो खेत जो है फिर से एक तरह से अच्छी उपजाऊ हो जाती है। अगर उसकी वैल्यू क्षारीय हो गई, आप जाकर अपने खेतों का टेस्ट करा सकते हैं। लगभग आप थोड़ा सा अंदर तक, यानी टॉप सॉइल ए तक की खुदाई करके आप ले जाइएगा, ताकि होराइजन ओ और टॉप सॉइल ए दोनों मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर से ही आप लेके चले जाए सिर्फ ओ होराइजन, तो उसमें क्या वैल्यू वो बताएगा, पीएच वैल्यू, क्योंकि फसलों का जो जड़ होता है वो टॉप सॉइल ए तक जाता है। इसलिए थोड़ा सा अंदर तक खोद के आप ले जाइए, टेस्ट करा सकते हैं आपकी खेत की पीएच वैल्यू क्या है, टेस्ट कराना आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे आप 10 साल की खेती करें, कोई बागान लगा रहे हैं, कई वर्ष लगते हैं उसमें, तो उसके लिए आपको वहां पर टेस्ट कराना होता है कि आपके खेत की मृदा कैसी है, क्षारीय है या अम्लीय तो नहीं है। उसके बाद उसमें आप चूना पत्थर, अगर आपकी मृदा क्षारीय है तो वहां पे आप जिप्सम का छिड़काव करके उसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको मैंने आपको बता दिया है। अब भारत में मृदाओं के भाग को किस तरह से विभाजित किया गया है, कितनी प्रकार की मृदाएं होती हैं, कितनी प्रकार की मिट्टियां होती हैं, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वो सारी मिट्टियां यहां पर हम लोग देखेंगे, और किन क्षेत्रों में किस मिट्टी से कौन सा फसल अच्छा होता है, इसको हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और चीजों को बेहतर समझकर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। हम जरूर वीडियो को जल्द ही प्रोवाइड करेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद।